हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो ये आज हम 8th क्लास की जो बुक है वो शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कब, कैसे, कब और कहाँ। इसमें हम बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे कैसे क्या कुछ हो रहा था, कब हो रहा था, है ना। इसमें कौन सी डेट्स महत्वपूर्ण होती हैं और कहाँ पर क्या कुछ परिवर्तन आ रहे थे। सबसे पहले जो टॉपिक है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि हमें उस डेट से कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चलती है। जैसे हमें अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो 1947 की जो ईयर है या डेट है ना, 15 अगस्त 1947, तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि इस दिन हमारा भारत जो आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। इसी तरह बहुत सी ऐसी तारीखें होती हैं जिसको इतिहास में थोड़ा जानकारी जिनके बारे में होनी ज़रूरी चाहिए। जैसे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, मतलब किस राजा को कब उत्तराधिकारी बनाया गया, कब वो सिंहासन पर बैठा, कौन सा युद्ध कब हुआ। ये सभी तारीखें पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी देखने को मिलती है। क्योंकि जो इतिहासकार है वो अपने अकॉर्डिंग जब अध्ययन करते हैं इतिहास का, सभी इतिहासकार, तो उनमें थोड़े बहुत माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसा होता है कि किसी ने कोई 1947 की बात कर दी हो, उस समय एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं मालूम होती है। तो हो सकता है कि किसी ने 14 अगस्त की बात कर दी हो, किसी ने 15, किसी ने 16 अगस्त की। तो इसी बारे में बहस जो तारीखों पर चलती रहती है। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। कि इतिहास हम क्या समझते हैं? जब हम बोलते हैं ना हिस्ट्री, तो हमारे मन में, सभी के मन में ये सवाल सबसे पहले आ जाता है, ये चीज़ आती है कि अब तो हमें डेट्स याद रखनी होगी। तारीखों को ही इतिहास माना जाता है। हम भी जब कभी लोगों को, ये आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते हैं कि इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा उबाऊ है, बस तारीखें रटते चलो। और इतिहास के बारे में ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि सिर्फ डेट्स याद रखो तो इतिहास होता है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इतिहास की, तो ये अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में बताता है। इसका संबंध इस बात से होता है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की होती थी। जब हम इतिहास की बात करते हैं, हमने जब एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री जब हमने पढ़ी है, बुक्स करी हैं उसकी, तो उसमें भी हमें ये पता चला भी कौन से परिवर्तन कब आते गए, क्या क्या चेंजेस होते गए, है ना, उसमें क्या बदलाव आए। तो जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की अगर हम तुलना करते, कंपेयर करते हैं, तो हम समय का जिक्र भी करने लगते हैं। तो हमें समय का जिक्र भी होने लगता है। हम पहले और बाद की बात करते हैं। जैसे आज भी अगर हम बात करें तो पहले कि जैसे 2000 साल से पहले, ईयर 2000 से पहले, इट मीन्स वो इतिहास की बात है ना। अगर हम आज की बात करेंगे तो आज बोलेंगे हम बाद में कि बाद की बात है। जैसे 2025 के बाद, तो ये बाद की बात और पहले की बात, इनको रिलेट किया गया हिस्ट्री से। ज़िंदगी में हमने अपने जो आसपास की चीज़ें, उस पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल हम नहीं उठाते हैं। कोई भी चीज़, जो भी घटना वापर रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर हम ऐतिहासिक प्रश्न कभी नहीं करते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि ये शुरू से ही ऐसी चली आ रही थी। जो कुछ आज हमें दिख रहा है हमेशा से ही ऐसा रहा था। जैसे अगर आज हम देखें, अगर आज हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे में हमें ये लगता है कि हो सकता है ये शुरू से ही ऐसे मोबाइल फ़ोन चला आ रहा हो, है ना। अगर आज लोग अमीर हैं या गरीब हैं, तो हो सकता है शुरू से ही ऐसे हो। लेकिन जब हम इतिहास को देखते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें समय समय पर काफ़ी चेंजेस देखे गए थे। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए कि सचमुच ये ऐतिहासिक चीज़ें ऐसी होती थी या इससे डिफरेंट थी। किसी व्यक्ति को जब हम सड़क के किनारे, मान लीजिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि चाय के घूंट भरते देखा, तो आपको हैरानी हो सकती है कि चाय या कॉफ़ी पीने का जो चलन था, ये कब शुरू हुई होगी, चाय या कॉफ़ी। तो रेलगाड़ी से बाहर एक व्यक्ति जब खिड़की से बाहर झांकता है तो उसके मन में सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा।
रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर यात्राएं कैसे करते थे। जब अखबार पढ़ते हुए हम ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते कि जिस समय पर न्यूज़पेपर नहीं थे तो लोग उस समय अपडेट कैसे रहते थे, है ना, उनको जानकारी कैसे मिलती थी। तो ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। तो ये सभी क्या इतिहास से रिलेटेड सवाल होते हैं। इतिहास का मतलब ये नहीं होता, हमेशा ये नहीं होता कि हमें तारीखें ही रटनी हैं। इतिहास का मतलब ये है कि हमें अपने हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हो, हमें जानकारी हो। जैसे ऐसा तो है नहीं कि अब एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति सुबह उठा, उसने मतलब कि चाय पीनी शुरू कर दी। मतलब अगर चाय की शुरुआत भी की गई है तो उसका भी धीरे धीरे ही उसमें परिवर्तन आए हैं, चाय से कॉफ़ी तक जो भी आजकल हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसको कोई ये व्यक्ति है, ये मतलब ब्राह्मण आप कह सकते हैं, ब्राह्मणों जैसे लग रहे हैं, तो ये इनको एक शस्त्र भेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें इतिहास से और भी बहुत सारे मिलते हैं। जितने भी हमारे मन में सवाल उठते हैं तो उससे हमें क्या होता है, समय के बारे में हमें जानने के बारे में उत्सुकता होती है कि उस समय क्या हो रहा था। जब हम सोचते हैं कि जब रेलगाड़ी नहीं थी तब लोग यात्रा कैसे करते थे, हमें पता चलता है, हम मतलब हमारे मन में सवाल आता है कि वो समय कब था जब रेलगाड़ी नहीं थी, है ना। तो ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। समय को हमेशा साल, महीने या पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई एक तारीख नहीं होती है, मतलब कोई एक डेट को हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये एक डेट ही है। एक लंबे समय से ये परिवर्तन चलते आ रहे थे। भारत में लोगों ने अचानक एकदम सुबह सवेरे चाय पीने शुरू नहीं कर दी, इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा। इसी तरह की प्रक्रिया के लिए कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं होती है कि एक डेट को ये काम हुआ था। हमने पीछे भी जब जितने भी हम चैप्टर कर चुके हैं उसमें भी हमें ये चीज़ पता चली है कि जो मतलब कि जो परिवर्तन हो रहे थे, जैसे सबसे पहले क्या थे, आदि मानव था, है ना, जो परिवर्तन थे। अब ऐसा तो है नहीं कि आदि मानव से ये 1 या 10 महीने बाद या साल बाद, है ना, 2-3 साल बाद सीधा ही उसने इतना बड़ा उसने गांव बसा लिया, नगर बसा ले, ऐसा बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे परिवर्तन आए। तो परिवर्तन धीरे धीरे आने की वजह से हम किसी एक डेट को पर्टिकुलर डेट नहीं मान सकते कि इतनी तारीख को आदि मानव था, उसके बाद इसने नगर बसाए, फिर उसने गांव बसाए, फिर उसने अपना शासन बनना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हम एक डेट को फिक्स नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आदि मानव थे, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जंगल साफ़ किए, वहाँ पर कृषि हुई। कृषि से धीरे धीरे उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया। पशुपालने की वजह से गांव बने, गांव से फिर नगर बनते चले गए, नगरों से फिर राज्य बने, राज्यों से फिर साम्राज्य बने। फिर लोग कुछ अमीर हुए जिनके पास उत्पादकता जो ज़्यादा अच्छी कर पाते थे कृषि में से, वो अमीर होते चले गए। जब अमीर होते गए तो फिर उनके पास धन दौलत संसाधन ज़्यादा आते गए। फिर वो इसी तरह राजा, खुद को उन्होंने राजा घोषित करना शुरू कर दिया। जो लोग गरीब थे उनसे वो काम लेते थे और उनको मजदूरी देते थे। इसी वजह से वो लोग क्या, उनकी गुलामी करा करते थे। तो इसी तरह ये परिवर्तन समय के मतलब काफ़ी बड़े बदलाव इनमें देखेंगे, लेकिन ये सभी बदलाव धीरे धीरे और सभी सेम नहीं थे एक जगह पर। मतलब ऐसा नहीं कि अगर भारत में कोई व्यक्ति राजा बन रहा है तो उधर चीन में भी कोई राजा बन रहा होगा। ये परिवर्तन सभी डिफरेंट मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर देखे गए हैं। जब हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए थे, ये बताना भी पॉसिबल नहीं है। तो हम एक डेट नहीं कह सकते कि भाई 21 जनवरी या भाई इतनी जून को या इतनी अगस्त को अंग्रेज भारत में आए थे। तो कोई एक तिथि नहीं है इसके लिए। या फिर राष्ट्रीय आंदोलन, जो आंदोलन एकदम से एक दिन में शुरू नहीं हो गया था, वो धीरे धीरे चलता गया और फिर एक ऐसा समय आया जब उसने बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन हो रहा था। तो या अर्थव्यवस्था या समाज में किस तरह बदलाव आते गए। अर्थव्यवस्था मीन्स लोग कैसे अमीर से गरीब होते गए, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़ती कि उन्होंने क्या कुछ किया। तो इन सभी में जो चेंजेस हो रहे थे वो किसी एक दिन को लेकर नहीं थे, सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक ही समय की बात कर सकते हैं, लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए। जब एकदम खास चेंजेस हमें देखने को नज़र आते हैं तो उसे हम खास एक पर्टिकुलर डेट या ईयर से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, अब ये सवाल है।
कि इतिहास को डेट से क्यों जोड़ा जाता है। इसकी वजह एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। एक ऐसा समय भी था हिस्ट्री में जब इतिहास और युद्ध की जो तारीखें होती थी उनको इतिहास मानते थे लोग। ये इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। मतलब राजा महाराजा का शासन कैसा था, उन लोगों ने क्या नीतियां बनाई थी, लोगों के लिए उन्होंने क्या कुछ किए थे, कब कौन से मंदिर बनवाए, कौन से कब किले बनवाए, तो ये सारे इतिहास से रिलेटेड है। इतिहासकार क्या लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर बच्चे पैदा हुए, कौन कौन सी उसने लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इसी तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का जो महत्व है वह बना रहता है। मतलब कि ऐसी तिथियां इतिहासकार हमें बताते हैं राजा के बारे में। उस समय आम जनता के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। जो आम जनता थी उनकी इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ यात्रियों से मिलती है या फिर कोई उनके द्वारा तो कुछ नहीं लिखा जाता था इतिहास में, लेकिन जो बड़े राजा महाराजा थे उनके द्वारा बहुत कुछ लिखवाया जाता था। राजा रानियाँ होते थे वो अपने जो भी वो काम करते थे वो लिखवा देते थे इतिहास में, कहीं भी किसी पन्नों पर, किसी बुक में, किसी ग्रंथ में या किसी गुफा में या किसी भी अभिलेखों पर। तो इसी तरह हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज की अगर हम बात करें तो आज के इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। पहले सिर्फ राजा रानियों के बारे में होता था कि कौन सा राजा कब बना, उसको घर बच्चा पैदा कब हुआ, वो उसकी शादी कब हुई, उसने शासन कैसा चलाया, लोगों के साथ कैसा था, तो बस उसके बारे में मिलता था। लेकिन आज ये भी देखने को मिलता है कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका चलाते थे। वे क्या पैदा करते थे, मतलब क्या खाते थे, कृषि कैसे करते थे, शहर कैसे बने हुए थे, बाजार किस तरह फैले थे, किस तरह की रियासतें बनी हुई थी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज की किस तरह बदले। तो इस सब के बारे में इतिहासकारों ने लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। मतलब पुराने जो विज्ञापन होते थे, ये आप देख सकते हैं विज्ञापन मीन्स जो एडवर्टीज़मेंट होती है ना, एडवर्टीज़मेंट, तो उससे हमें पता चलता है कि लोगों को क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, या फिर राजा रानी के बारे में इतिहास समझने को जानकारी मिलती है। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए थे और किस तरह नई रुचियां चलन में आई थी। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन इस बात की तरफ संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन से ये लिप्टन टी का एक एडवर्टीज़मेंट दिया हुआ है, कॉफ़ी एंड प्रोविज़न्स है ना, तो उससे ये पता चलता है कि दुनिया भर के लोग लिप्टन चाय पीते होंगे, उनको अच्छी लगती होगी, उनके मतलब पसंद होगी ये। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये भारत के महल जो ऐसे बने हुए थे है ना, जो मेहराब बनी हुई थी महलों में, तो ये भारतीय महल भी दिखाई दे रहा है। अगले हिस्से में जो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया है उसका बेटा है जो है ना, वो राजकुमार बैठा हुआ है। आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी भी दी गई थी। आर्थर को मतलब ये जो विक्टोरिया का जो रानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की महारानी, उसका ये पुत्र है। तो इसका पिक्चर लगा दिया गया है कि हाँ भाई, मतलब काफ़ी फेमस होने के लिए ना बड़े बड़ी हस्तियों की पिक्चर लगा दी जाती है। आज भी देखते हैं जब मूवी का कोई प्रमोशन करता है ना, आपने कभी सोचा मूवी का अगर कोई प्रमोशन कर रहा है, किसी भी कोई नई चीज़ आई है ना, प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन कर रहा है, तो उसमें क्या होता है जो फेमस जो महत्वपूर्ण चेहरे होते हैं ना लोगों के लिए, जो इन्फ्लुएंस लोगों को करते हैं, तो उनकी पिक्चर लगा दी जाती है। तो इसी तरह उस समय भी एडवर्टीजमेंट में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पिक्चर लगा दी, उनके बच्चों की या किसी खास चीज़ की है ना, जिनके बारे में लोगों का विश्वास अच्छा बना हो। इसी तरह से अब देखिए कौन सी तारीखें होती थी है ना, तारीखें कौन सी हैं। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिनके तारीखों के इर्द गिर्द हम अपने अतीत की कहानी सुनते हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वो सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को उनसे जोड़ते हैं। मतलब अगर हम बात करें वैसे ही किसी ईयर की बात करें है ना, हम बात करते हैं 2021 की, तो 2021 में क्या खास हुआ, कुछ नहीं, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें 1947 की है ना, 15 अगस्त 1947 की, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसके बारे में हम अतीत के बारे में जानते हैं इससे, क्योंकि इसे हम किसी खास चेंज से, किसी खास बात से हम इसको जोड़ देते, किसी खास घटना से। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है,
हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण डेट्स भी बदल जाती हैं। अगर नए मुद्दों की बात करें जिसमें अगर हम रिसेंटली कोई मुद्दा उठाएं कोविड का, है ना, कोविड-19 का, तो उसमें क्या है, जो पूरा ईयर भी बदल गया है ना, 2019 आ गया और इसका महीना भी बदल गया। मतलब ये आज के नए तरीके का इतिहास हो गया। और पुराने समय पर वही है जब अंग्रेज़ भारत में आए, है ना, 1600 में अंग्रेज़ भारत में आए। उससे पहले जो पुर्तगाली आए थे, फिर राजा महाराजा, फिर 1707 में बादशाह जो फारूक थे और उसकी मृत्यु हुई। तो इसी तरह से वो डेट्स महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि उन डेट्स के साथ कुछ खास घटनाएँ जुड़ी होती हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भी इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का उन्होंने टाइम पीरियड बताया हुआ है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसके शासन से शुरू होते थे और आखिर वॉयसराय जो होते थे, आखिरी जो माउंटबेटन, उसके साथ ख़त्म होते थे। मतलब जो गवर्नर जनरल बनते गए अलग अलग समय पर, अलग अलग ईयर पर, तो उनके ईयर को भी मेंशन किया गया है इतिहास की बुक्स में। और शुरू होता है हेस्टिंग से और शुरू होता है हेस्टिंग से और ख़त्म होता है माउंटबेटन से। अलग अलग अध्याय में जो भी गवर्नर जनरल है, हेस्टिंग, वेल्जली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, तो ये सभी इनके बारे में हमें जानकारी इतिहास से मिलती है। इतिहास में गवर्नर जनरल और वॉयसराय का कभी ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला छाया रहता है। मतलब इनका जो समय पीरियड है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। मतलब कि इन अधिकारियों ने क्या क्या गतिविधियां की उस समय, इन्होंने क्या नीतियां बनाई, इनको क्या अचीवमेंट्स मिली, इनको फ़ायदे क्या हुआ, तो इन सभी पर इनकी इम्पोर्टेंस तय होती थी। ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब कि इन लोगों का जो जीवन था, मतलब ये जो हम वॉयसराय या इन गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो इनके जीवन के बाहर कोई भी ऐसी नहीं थी कि कोई भी ऐसी घटना महत्वपूर्ण नहीं थी जो ज़्यादा हम जिसके बारे में जानते हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। मतलब कि इस पर क्या होता है, जब इतिहास की बुक्स लिखी जाती हैं उसमें ऊपर अलग से मेंशन कर दिया जाता है कि माउंटबेटन, है ना, कि उनका अलग टाइम होता है इतने से इतने तक, उसके बाद हेस्टिंग का इतने, रिपन का इतने, इरविन का इतने, तो ये अलग अलग चैप्टर बना दिए जाते हैं क्योंकि इनके जो समय है उसको जो ब्रिटिश इतिहासकार उन्होंने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई है इनके जो भी टाइम पीरियड है, इनकी गतिविधियों की, इनके अचीवमेंट्स की, कि हमें मजबूरी में भी इनके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ती है। जब हम इतिहास या कोई भी कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? मतलब कोई भी इतिहास हो या कोई भी कहानी हो तो उसे हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद होता है कि कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझ सके। मतलब कि उसे प्रॉपर अब एक वे में लिख दिया, एक वे में बोल दिया, सुना दिया, किसी को समझ नहीं आएगा। हम टुकड़ों में बांटकर सुनाएंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर ही जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। मतलब सिर्फ उन डेट्स के बारे में, उन ईयर्स के बारे में हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है इतिहास को लेकर। उसके अलावा हम किसी एक दिन का वर्णन नहीं करते, एक दिन का उल्लेख नहीं मिलता कि 14 जैसे 15 अगस्त से पहले 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, नहीं। तो सीधा क्या है, अगस्त में 15 अगस्त 1947 में मतलब सीधा इस डेट को मेंशन किया जाता है। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट घटना पता चलती है। हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, इसलिए हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे अपने तरीके से तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। हम अवधियां तय कैसे करते हैं, मतलब हम अवधि एक समय को कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, जेम्स मिल, उसने 3 विशाल खंडों को अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम की एक बुक लिखी। इस किताब में उसने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 खंडों में बांट दिया था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले जो इतिहास था ना एंशियंट, उनको हिंदू
इतिहास बता दिया हिंदू शासनकाल का, दूसरा मेडिवल को मुस्लिम का बना दिया और तीसरा अपना ब्रिटिश का। तो ये जो बंटवारा किया गया था इतिहास को लेकर, ये गलत है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक दौर की खासियत, उसके जो केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते कि उस दौर पर क्या कुछ खास हो रहा था। इसलिए ऐसे शब्द इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में विचारों को दर्शाते हैं, हमें बताते हैं कि एक समय से दूसरी अवधि के बीच जो बदलाव हैं उनका महत्व क्या होता था। तो इसी तरह हमें उन डेट्स को या उन ईयर्स को उन इतिहास के खंडों में हमें बांटना पड़ता है, जिससे हमें किसी खास घटना के बारे में जानकारी मिले और हम उसे समझ सके पूरी घटना को। मिल को क्या लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। मतलब शुरू से यही प्रवृत्ति रही है अंग्रेज़ों की कि हम ही सभ्य लोग हैं, बाकी जितने भी हैं वो सभी असभ्य हैं। एशिया समाज को वो खास तौर पर असभ्य मानते थे। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से यहाँ पर पहले यह हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। मतलब ब्रिटिशों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान जो थे वो अपना तानाशाह राज चलाते थे, अपने निरंकुश राजा होते थे वो। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला चल रहा था। अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर धार्मिक लड़ाइयाँ चल रही थी, सारा कुछ। ठीक है। मिल की राय में जो ब्रिटिश शासन है भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। वो कहते हैं अंग्रेज़ों के मन में शुरू से यही था कि हम ही भारत को सभ्य बना सकते हैं। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। तो वो अपने अकॉर्डिंग चाहते थे कि हम भारतीय लोगों को सभ्य बनाएं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी कला को, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कानून, जो उनके बनाए हुए कानून थे, उनको लागू किया गया। मिल ने तो यहाँ तक भी सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। अब आप देख सकते हैं उनकी सोच कैसी थी। वो पूरे भारत पर कब्जा करके लोगों को ऐसा कहते थे कि हम लोगों को सुखी जीवन देंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे। लेकिन हम जब इतिहास देखते हैं, हमें जब पता चलता है तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने सिर्फ लोगों पर अत्याचार किए थे और कुछ नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना जो हिंदुस्तान है, भारत, वो तो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उनका ये मानना था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। तो ऐसे इतिहास में उन्होंने इसी तरह अपना इतिहास लिखा है। वो ये कहते हैं कि भारत के सभी लोगों को हमने ही सभ्य बनाया। यहाँ पर कोई पहले प्रगति नहीं हो रही थी, हमारे जाने से ही सब कुछ हुआ है। अब देखिए, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धार्मिक धर्म एक साथ नहीं चलते थे? तो ये जो उन्होंने कालखंडों का जो बंटवारा किया है बिल्कुल गलत है। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या ज़रूरत है? मतलब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उस समय जो शासक होते सिर्फ उनके धर्म को ही मान्यता दी गई? अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब यह करना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं है। अगर हम भी उनके इतिहास को मान लें, उन्होंने जो विभाजन किया इतिहास का हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में, तो उसमें क्या होगा कि हम ये मान लेंगे, अगर हम उन चीज़ को मानते हैं तो ये होगा कि हमने किसी एक धर्म को पर्टिकुलर मान लिया और दूसरों के बारे में हमारी जो राय है वो अच्छी नहीं है। मतलब दूसरे के हम महत्व को नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझना चाहते कि दूसरे धर्म का क्या महत्व था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मतलब जब हम शासकों के बारे में देखते हैं तो किसी ने बुद्ध धर्म अपनाया था, किसी ने जैन धर्म अपनाया था, तो किसी ने अपना पर्टिकुलर अलग से देवी देवताओं की पूजा की। तो अलग अलग धर्म हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन काल से। लेकिन जो अंग्रेज है उन्होंने इस तरह बांट दिया, जेम्स मिल ने, इतिहास को, कि पहले जो प्राचीन काल था उसको हिंदू काल बोल दिया, दूसरा जो मुस्लिम काल, और तीसरा जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो ब्रिटिश काल के रूप में मतलब उन्होंने वर्णन किया। लेकिन ये बिल्कुल गलत किया है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में भारत के इतिहास को बांटते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिक ताकतों के साथ जोड़ा जाता है।
पश्चिम में जब आधुनिक काल है, जो मॉडर्न एज है, उसको विज्ञान के साथ तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता के साथ जोड़ा जाता है। तो इसी वजह से जो भारतीय इतिहासकार उन्होंने भी आधुनिक काल को जो है इन सभी के साथ जोड़ा है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे थे जहाँ पर आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी, मतलब जहाँ पर जो आधुनिक समाज हमें मॉडर्न चीज़ें नहीं देखने को मिलती, तो वो मध्य एज थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अंग्रेजों के शासन, मतलब अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या आज़ादी थी या नहीं थी? ना ही आर्थिक विकास था, प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं, मतलब कॉलोनलाइजेशन जो युग होता है ना, कॉलोनियल पीरियड होता है, जहाँ पर क्या ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना लिया था भारत को, और भी कंट्रीज़ को बनाया था, लेकिन पर्टिकुलर हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में हम ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक क्या होता है? जब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह हमारे देश को जीता और स्थानीय जो नवाब थे, जो यहाँ पर शासन करते थे, भारत के ही जो राजा महाराजा थे, उनको दबाकर अपनी जो प्रशासन शक्ति थी वो स्थापित कर ली। हम देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज पर नियंत्रण, कंट्रोल कर लिया पूरी तरह। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए यहाँ से कर वसूलते थे, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ों की जो भी सस्ती कीमत पर ख़रीदते थे और निर्यात के लिए उन्हें फिर फ़ौरन अपनी कंट्री में भेजते थे, फिर वहाँ से आयात करते थे चीज़ों को बनाकर। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीक़ों में भी काफ़ी बदलाव देखे गए। जब एक देश दूसरे देश पर इस दबदबे से इस तरह राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब कोई एक देश दूसरे देश पर कोई दबदबा रख के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सभी बदलाव करते हैं, तो इस प्रोसेस को औपनिवेशीकरण बोलते हैं। जब हम इतिहास के बारे में देखते हैं, हमें ये पता चलेगा कि जितने भी वर्ग थे, जितने भी समूह थे, इन बदलावों को एक ढंग से वो एक्सपीरियंस या एक तरह उनके विचार नहीं थे। तो इस किताब को क्या कहा गया? अतीत नहीं, अतीतों पर कहा गया, मतलब अलग अलग लोगों के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि सभी लोग एक जैसा ही उस समय महसूस करते थे। यहाँ पर एक कोई अभिलेख दिया गया है, इसमें क्या है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट, मतलब ये हमें इतिहास के कुछ एविडेंस मिलते हैं। 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट भेजी गई वो इस तरह से थी, जैसे कि बम्बई में इस बात का इंतजाम किया गया कि सेना जहाज़ों, दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। मतलब कि ये जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था तो इसका जिक्र किया गया है। कराची में कैसे 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य संदेहास्पद जो विद्रोही थे गिरफ्तार किए गए। विशाखापट्टनम में स्थिति और पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं पर हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी परेशानी की उम्मीद नहीं, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो मतलब कि ये विशाखापट्टनम, कराची और बम्बई की सिचुएशन बताई गई है जब अंग्रेज़ों ने इन पर मतलब भारत पर अपना जो नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, जो प्रशासन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभिलेख किस तरह से तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा सरकारी रिकॉर्ड जो है इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इतिहासकार उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अंग्रेज़ों की ये मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। तो इस समझदारी के चलते उन्होंने अभिलेख लिखने शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों को लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज, पत्रों को संभाल कर रखना भी ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, जो सचिवालय थे, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। तो इसी तरह उन्होंने फिर रिकॉर्ड रूम बनवाने शुरू कर दिए थे।
महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाने के लिए उन्होंने अभिलेखागार संग्रहालय भी उन्होंने स्थापित कर लिए थे। 19वीं सदी की जब शुरुआत होती है तो प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में जो भेजे गए पत्र ज्ञापन वो आज भी अभिलेखकारों में संभाल कर रखे गए हैं। जो भी जिला अधिकारियों के द्वारा नोट्स रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाती थी उनको आज भी वहाँ पर रखा गया अभिलेखकारों में, ताकि लोगों को इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे अभिलेखकार होते थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में ये बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा ही बनवाया गया था, क्योंकि अंग्रेज ऐसा मानते थे कि इतिहास को या फिर हमारी जो नीतियाँ हैं उसको समझने के लिए इनको लिखवाना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से वो लिखवा देते थे सारा कुछ। जब नई दिल्ली का निर्माण होता है तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीसी ऐसे लोग होते थे सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। खुशनवीसी और सुलेख नवीसी जो सुंदर तरीके से चीज़ों को लिखते थे। 19वीं सदी के बीच तक छपाई तकनीक भी आ चुकी थी, मतलब कि प्रिंटिंग मशीन्स। इस तकनीक के सहारे अब हर एक सरकारी विभाग की जो कार्यवाही थी दस्तावेज की कई प्रतियां मतलब कई कॉपीज़ बनाई जाती थी, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन आ चुकी थी। अब देखिए सर्वेक्षण का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा था, जो भी सर्वे था उसका। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो सर्वे का चलन बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों का ये विश्वास था कि अगर किसी देश को या किसी जगह पर अच्छी तरह से हमें शासन चलाना है तो उसको सही ढंग से चलाने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार किया गया था और उसके लिए सर्वे किए जाने लगे। गाँव में सर्वेक्षण किए गए, जैसे कि धरती की सतह पर मतलब मिट्टी के सर्वेक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ पर जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसलों को सभी का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए सारी बातों को जानना बहुत ज़रूरी था। 19वीं सदी के जब अंतिम समय आता है तो हर 10 साल में जनगणना भी शुरू की जाने लगी, जो आज भी होती है। भारत के जो सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की जो संख्या थी, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए थे। मतलब हर एक प्रकार का सर्वे होता था। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ है शरीफे का पौधा है, ये 1770 के दशक का। तो अंग्रेजों द्वारा जो वानस्पतिक उद्यान बनाए गए थे, प्राकृतिक इतिहास के जो संग्रहालयों में डिफरेंट पौधों के नमूने रखे गए और उससे संबंधित जो भी जानकारी वो इकट्ठा की जाती थी, ताकि मतलब इसकी जानकारी इकट्ठा करके उन्हें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये पौधा किस जगह पर है ना उग सकता है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए अधिकृत रिकॉर्ड से क्या कुछ पता नहीं चलता है, मतलब हमें वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि ये सारे जो हैं सरकारी रिकॉर्ड है। मतलब ये सरकारी रिकॉर्ड है, सरकार के द्वारा ही बताए गए हैं, है ना। तो सरकार अपने बारे में अच्छी चीज़ें ही लिखेगी, कोई बुरी चीज़ तो नहीं लिखेगा, है ना। इससे हमें सरकारी अफसरों के बारे में पता चलता है कि वो क्या सोचते थे, उनकी सोच क्या थी, लोगों के बारे में क्या राय थी, किस चीज़ों में उनकी दिलचस्पी थी, वो बात के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। तो इन सारे रिकॉर्ड से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या फील कर रहे थे, उनको क्या कुछ महसूस हो रहा था, उनकी जो भी उन्होंने कार्यवाहियाँ की थी उनकी वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम दूसरे स्रोतों की तलाश करते हैं तो उनकी भी कोई कमी रहती है। हर एक स्रोत अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह से नहीं मिलती है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इसी लिहाज से जो सरकारी लोगों की डायरियाँ या मतलब दूसरे लोगों की जो डायरियाँ तीर्थ यात्रियों के जो उनके संस्मरण होते हैं, महत्वपूर्ण लोगों की जो आत्मकथा, स्थानीय बाज़ारों में जो बिकने वाली
लोकप्रिय पुस्तकें, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आम लोगों की जानकारी में पता करने के लिए। जैसे जैसे प्रिंटिंग की तकनीक फैलती गई, अखबार छपने लगा, फिर डिफरेंट मुद्दों पर बात चलने लगी, बहसें होने लगी, नेता और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखना शुरू कर दिया। कवियों, उपन्यासकारों सभी ने अपनी भावनाओं को लिखने के लिए जो मतलब लिखने के ज़रिए उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जिनको पढ़ना लिखना आता था। इनसे हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो आदिवासी लोग थे, किसान थे, खदानों में काम करने वाले थे, मजदूर, सड़कों पर जो ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह अनुभव से गुजरते थे। मतलब कि अब देखिए, बड़े बड़े लोग जो पढ़े लिखे होते थे उनके बारे में तो हमें जानकारी मिलती है, वो अपनी जीवनी लिख सकते थे, डायरी लिख सकते थे, आत्मकथा न्यूज़पेपर में या कहीं भी। लेकिन जो आम लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब कोई पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर वो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। किसानों को कुछ नहीं आता था, वो भी नहीं लिख पाएंगे। खदानों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनको भी नहीं पढ़ना लिखना आता था, वो भी नहीं लिख पाएंगे। जो सड़कों पर ज़िंदगी गुजारते थे उन लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। गरीब किस तरह से अपने अनुभव लिखते, तो उनके पास कोई भी ऐसे संसाधन नहीं थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे किताबों में हम आगे मतलब इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वैसे ही धीरे धीरे हमें आम जनता के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है। यहाँ पर एक स्रोत है इतिहास का कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है। तो अखबार से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों से पता चलता है कि 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई थी। पुलिस ने हड़ताल की थी। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार मतलब कि जो फ्राइडे होता है ना, सुबह अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था पुलिस वालों ने। मतलब वहाँ पर खाने की जो सिचुएशन थी ऐसी थी। जैसे जैसे खबर पूरे पुलिस थाने तक, अब दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, तो वहाँ भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो भी खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। तो ये स्रोत मिलते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, ये न्यूज़पेपर का एक पन्ना है। मतलब उससे हमें ये जानकारी मिलती कि उस समय पर खाने के भी स्रोत अच्छे नहीं थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, इतना ही था। इसमें सिर्फ हमने बेसिक देखा इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट है ना। तो इसी तरह से आप इनको सही गलत हम करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले हिंदू, फिर दूसरा और तीसरा ईसाई मीन्स कि क्रिश्चियन जो थे, ब्रिटिश लोग थे, तो उनके बारे में। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। गलत है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों से सिर्फ हमें सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के बारे में पता चलता था, उनकी सोच क्या थी, वो लोगों के बारे में क्या राय रखते थे, वो क्या कुछ संभाल कर रखना चाहते थे। तो ये सिर्फ हमें उनकी सोच पता चलती है सरकारी लोगों के बारे में। आम जनता के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर किसी जगह पर हमें कंट्रोल करना है, किसी जगह पर हमें अपना शासन चलाना है, तो वहाँ की हमें चप्पे चप्पे की जानकारी हो, वहाँ पर हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन मिले। इसीलिए उन्होंने हर प्रकार का सर्वे करवाया था। जो वन सर्वे कराया था, गांव वाले सर्वे करवाए थे, उसके बाद लोगों का सर्वे हुआ था, उससे पहले मिट्टी की गुणवत्ता, सभी प्रकार के उन्होंने सर्वे कराए कि हम यहाँ पर अपने शासन को कैसे अच्छे ढंग से चला सकते हैं। तो ये तीसरा भी सही है। अब इसके बाद ये क्वेश्चंस है, आप ये खुद से इसको करके एक बार मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बोलकर आंसर देने की, कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं क्या क्या हैं, है ना। क्योंकि उसने पर्टिकुलर एक धर्म को ही मान लिया है कि उस समय सिर्फ इसी धर्म के लोग थे, लेकिन ऐसा नहीं है। शासक जो जिन लोगों का मतलब जो शासकों का धर्म था, जरूरी नहीं कि वो आम जनता भी वही धर्म अपनाती हो। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह सुरक्षित रखा, जैसे उन्होंने अभिलेखागार बना दिए थे, है ना, संग्रहालय बनाने शुरू कर दिए थे। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो भी जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी किस तरह से अलग होती है ना। तो इतिहासकार और जो पुलिस की अखबारें थी, जो भी जानकारी थी अखबार और जो इतिहासकारों की, है ना, तो
उनसे हमें डिफरेंट क्या इतिहास के बारे में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग स्रोतों में। तो बस ये आज का हमारा जो चैप्टर था इतना ही था। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।